जय हिंद गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम सब लोग एक बहुत ही कॉमन एग्जाम होता है इंडिया के अंदर, एफकैट। आज हम उसकी बात करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो व्हाट इज एफकैट। देखिए, एफकैट बेसिकली एक ग्रेजुएट लेवल एंट्री होती है जिससे आप इंडियन एयरफोर्स की डिफरेंट ब्रांचेस में, चाहे वो फ्लाइंग हो या फिर लॉजिस्टिक्स हो या फिर टेक्निकल हो, उन सब में आप एनरोल हो सकते हैं। इसके लिए आपको एक नेशनल लेवल में एफकैट का रिटन एग्जाम देना होता है जिसकी फुल फॉर्म होती है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। और उसके बाद व्हेन यू आर एबल टू मेक आउट दिस स्टेज, तब आप लोगों को डिफरेंट जो सिलेक्शन बोर्ड है अक्रॉस द नेशन, AFSBs, वहाँ से आप लोगों को कॉल आएगा SSB के लिए। बट सबसे पहली बात, जो अब एफकैट जो हो रहा है उसमें धीरे धीरे डे बाय डे, ईयर बाय ईयर कॉम्पिटिशन काफ़ी हाई होता जा रहा है। तो जैसे कि मैं अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के साथ आप लोगों के यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ कि क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है कि जिसके तहत हम जो एफकैट एग्जामिनेशन है उसको काफ़ी अच्छे परसेंटेज में क्लियर कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हमें एग्ज़ाम निकालना होता है, तो एग्ज़ाम निकालने के लिए बेसिकली मैं अपनी तरफ से आपके लिए कुछ बेसिक बड़े ही सिंपल 5 टिप्स लेके आया हूँ। ठीक है, अब जो 5 टिप्स होने वाले हैं उसमें बेसिकली मैंने अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं जो इस एग्ज़ाम के अंदर पुटअप किए जाते हैं उनको लेके मैंने अलग अलग स्ट्रैटेजीज जो मैंने फॉलो की थी, वो मेरी पर्सनलाइज स्ट्रैटेजीज थी। हो सकता है वो आपको भी बेनिफिट दे सकती हैं और इसी तरह आप अपनी पर्सनलाइज स्ट्रैटेजीज भी बना सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कौन सा सब्जेक्ट कितना स्ट्रांग है और कौन सा सब्जेक्ट कितना वीक है। ठीक है, देखिए, सबसे बड़ी बात एफकैट का जो एडवांटेज रहता है CDSE एग्जाम के ऊपर, वो बेसिकली ये रहता है कि एफकैट में कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है। यहाँ पर एक कंप्लीट पेपर होता है जिसके अंदर सारे सब्जेक्ट्स मिक्स होते हैं और वहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन्स मिलते हैं, जहाँ पर एक क्वेश्चन आपका लगभग 3 नंबर का होता है। तो बेसिकली जो पूरा एग्जाम है वो 300 नंबर का होता था और काफ़ी साल पहले इसकी जो कट ऑफ जाती थी वो 150 के अराउंड जाती थी। बट आज की डेट में जो सेफ स्कोर है वो 170 to 175 के अराउंड है। पहले एग्जाम ऑफलाइन होता था, अब एग्जाम ऑनलाइन हो गया है। बेसिकली ऑनलाइन भी अडेप्टिव नहीं है, कंप्यूटर बेस्ड ही है। पेपर जो होता है वो कंप्यूटर के अंदर फीड होता है और फिर वहाँ से आपको पिक करना होता है। पैटर्न में कुछ भी चेंज नहीं है, बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट चीज़ें क्या हैं, सेम है। तो व्हाट आर द 5 टिप्स मेरी तरफ से जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे एग्जाम क्लियर करने के लिए। सबसे पहले अगर हम एफकैट को देखते हैं तो एफकैट के अंदर इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका वेटेज अच्छा खासा है। अच्छा खासा वेटेज होने का ये मतलब नहीं है कि अगर आप इंग्लिश में बहुत थोड़ा वीक हैं या कमज़ोर हैं। जैसे मेरी इंग्लिश पर्सनली बताऊं, आई कैन स्पीक इंग्लिश, बट व्हेन इट कम्स टू एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होती थी। मुझे बहुत ज़्यादा इंग्लिश में इतना इंटरेस्ट नहीं था और अभी भी इतना कुछ खास नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने जितनी बार एफकैट दिया, 6 बार, मैंने 6 की 6 बार क्वालिफाई किया, क्योंकि मुझे जब मैंने पहली बार जब पेपर देखा था, जब मैं एग्जाम में जा रहा था, तो मैं समझ गया था कि कहीं ना कहीं इंग्लिश मेरा इतना स्ट्रॉन्ग जोन नहीं है। तो व्हाट आई डिड, हाँ, आप भी स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। आप अगर इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में लगभग इंग्लिश में आपको बताता हूँ, इंग्लिश में लगभग आते हैं 30 क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाएं, अगर इंग्लिश में 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो भाई आपको 30 करने की ज़रूरत नहीं है। आप 300 में से 200 के स्कोर में आराम से सेफ हो जाएंगे। तो भाई यहाँ आप रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत ही नॉर्मल होती हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे पैसेज, तो पैसेज में तो आपको नंबर निकालने ही पड़ेंगे। ठीक है, पैसेज आप बना लेंगे, पैसेज बहुत ईजी होता है। एंटोनिम्स सिनोनिम्स आप छोड़ दीजिए भाई, आप इतना भी नहीं है, अगर 5 आएंगे तो आप एटलीस्ट 1 आप खुद से कर देंगे, 2 आप खुद से कर देंगे। बट ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल भी एंटोनिम्स सिनोनिम्स नहीं कर पाएंगे। चलो 10, मैं कहता हूँ कि चलो 5 एंटोनिम्स सिनोनिम्स आप छोड़ दिए। ठीक है, कितने क्वेश्चन बच गए? 25 में से मान लो 5 सिनोनिम्स आए, आपने वो भी छोड़ दिए। कितने बच गए? 20 में से भाई 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन पैसेज के आएंगे। कभी कभी 2 पैसेज आते हैं, कभी कभी 1 पैसेज आता है। तो पैसेज अगर आ गया तो आप इंग्लिश में स्कोर कर सकते हो, पहली चीज। दूसरा उसमें होता है ईडियम एंड फ्रेजेस। देखिए, ईडियम एंड फ्रेजेस कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके लिए आप काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन कर सकते हो। काफ़ी सारे लिस्ट वगैरह आती हैं, काफ़ी सारे PDFs वगैरह अवेलेबल हैं दुनिया भर की वेबसाइट्स में। तो आप ईडियम फ्रेजेस कुछ प्रीवियस ईयर आए हुए पढ़ सकते हो, है ना। और ईडियम फ्रेजेस में समटाइम हम लोग गेस एंड इमेजिनेशन वाला रूल भी खेल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी हद तक हमें थोड़ा पता रहता है कि हाँ भाई इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। तो ईडियम फ्रेजेस कुछ ऐसा है जिसको लेके आप थोड़ा सा हाँ बना सकते हो। स्पेलिंग चेक करना, ठीक है। 4 क्वेश्चन होंगे, मान लो आपसे 2 नहीं बने, 2 तो आपसे बन सकते हैं, 2 नहीं बना आपसे 100 बनते हैं। तो एटलीस्ट इंग्लिश में आप मिनिमम मैं मान रहा हूँ, अगर इंग्लिश एफकैट का लेवल थोड़ा सा अच्छा होता है, मिनिमम टू मिनिमम अगर आप इंग्लिश में 15 क्वेश्चन भी कर दें या 10 भी कर दें, मैं तो 10 ही बनाता था। ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मैं 30 में से 10 क्वेश्चन इंग्लिश में बनाता था मुश्किल से, बाकी मैं पूरा ब्लैंक छोड़ देता था, क्योंकि मेरे को आगे पूरा टाइम यूटिलाइज करना था मैथ्स में। मैं ये आपसे बोल रहा हूँ, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपका इंग्लिश में कमांड अच्छा है, अगर आप इंग्लिश में 30 में से 25 क्वेश्चन बना रहे हैं, देन इट कैन गिव यू अ लिबर्टी कि आप आगे एक आध सेक्शन में कुछ क्वेश्चन आप छोड़ के आगे क्लियर एग्जाम को कर सकते हैं। बट जैसे मेरे केस में था कि मेरा इंग्लिश इतना अच्छा नहीं था, आई वॉज जस्ट पुटिंग अप द क्वेश्चन 30 में से 10, 30 में से 15, तो मेरे पे थोड़ा प्रेशर रहता था कि मुझे आगे वाले सेक्शंस में अच्छा करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने इंग्लिश को हैंडल कर सकते हो, क्योंकि यकीन मानिए कि एफकैट में जो इंग्लिश का लेवल है वो इतना आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा CDSE जैसा नहीं है। CDSE में इंग्लिश जो है वो कंपैरेटिवली ईजी एज कंपेयर टू एफकैट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब आते हैं अपने सेकंड टॉपिक के ऊपर, व्हाट अबाउट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के हमारे टाइम पे और एग्जैक्टली अभी भी आप देखें तो 18 क्वेश्चन आते हैं लगभग, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। और मैं पर्सनली बताऊं तो मैंने जितनी बार भी एग्जाम्स दिया, मैंने यहाँ 18 के कभी 18 बनाए, कभी 17 बनाए, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा इंग्लिश इतना स्ट्रांग नहीं है, तो समवट मुझे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पुटअप करना पड़ेगा। और ये बहुत ही ईजी सेक्शन है जहाँ पर बिल्कुल लिमिटेड सेलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे परसेंटेज के हर बार 2 क्वेश्चन आ गए, बोर्ड एंड स्ट्रीम के 2 क्वेश्चन आ गए, ठीक है। उसके बाद आपके प्रॉफिट एंड लॉस के 1-2 क्वेश्चन आ गए, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन के 1-2 क्वेश्चन आ गए। तो यहाँ पर बड़े लिमिटेड और बड़े सेट ऑफ क्वेश्चन होते हैं जो ये हर बार पूछते हैं। तो वही 18 क्वेश्चन है, वही घूम घूम के आते हैं। एवरेज के 2 क्वेश्चन आ गए, टाइम एंड वर्क के 1-2 क्वेश्चन आ गए। तो बिल्कुल फिक्स इनका जोन है जहां से ये 18 क्वेश्चन पुटअप करते हैं। तो यहाँ से मुझे नहीं लगता है, अगर आप प्रैक्टिस आपकी अच्छी है तो 16-17, कभी कभार 1-8 क्वेश्चन ऐसा होता है जो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, जो थोड़ा सा आपका टाइम ज़्यादा डिमांड कर सकता है, आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ से 16-17 क्वेश्चन अगर आप निकाल दें क्वांट के हिसाब से, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा एज रहेगा आगे, ठीक है। अब बात करते तो क्वांट मेरे हिसाब से ये है कि जो मैंने टॉपिक जितने मैंने बोला उन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा नो ट्रिग्नोमेट्री, नो ज्योमेट्री, कुछ खास इसमें इतना आता नहीं है, बिल्कुल लिमिटेड टॉपिक्स हैं, वहीं से आता है। व्हाट अबाउट जनरल स्टडीज? जनरल स्टडीज़ में यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा डीप और बहुत ज़्यादा खतरनाक जनरल स्टडीज़ नहीं आती, बहुत बेसिक फैक्चुअल जनरल स्टडीज़ आती है। जैसे कोई ऑयल फील्ड का नाम पूछ देंगे और कुछ बेसिकली साइंस की टर्म्स के बारे में पूछ देंगे। हमारे टाइम पे आइसोथर्म्स वगैरह पूछे जाते थे बहुत, मतलब इसमें ये कि पूरा बटा हुआ है, ठीक है। 1-8 क्वेश्चन बड़ा सिंपल हिस्ट्री से आ जाएगा। मुगल एम्परर का बड़ा क्वेश्चन पूछ देंगे, किसी बुक का नाम पूछ देंगे, किसी बिल्डिंग का नाम पूछ देंगे, ये बिल्डिंग किसने बनाई थी, ये किसने बनाई थी। मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब CDSE या UPSC ऐसा नहीं है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग ऑप्शन दिए जाएंगे और 3-4 A B इस तरह का कुछ भी नहीं है। बहुत ही फैक्चुअल है, बहुत ही फैक्ट के ऊपर काम करता है FCAT का एग्जाम। और बहुत ही मतलब कंपैरेटिवली उससे अगर कंपेयर करें तो अगर आपने 1-2 बार वो दिया हो तो आपको पता लग जाएगा ये एग्जाम उतना टफ नहीं है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर बड़ी जैसे हिस्ट्री की मैंने आपको बताया, ऐसी ज्योग्राफी के यहाँ पर बड़े क्वेश्चन आते हैं। किसी ओशन करंट का नाम पूछ दिया, कौन सी कंट्रीज चलती है, बड़े स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि कोई अतरंगी सा दाएं बाएं वाला क्वेश्चन पूछ दे। जनरल स्टडीज़ में साइंस भी आती है। साइंस में आपको थोड़े बहुत बेसिक फिजिक्स की नॉलेज, बेसिक केमिस्ट्री की नॉलेज, बेसिक बायो की नॉलेज, बहुत बेसिक, बिल्कुल फैक्चुअल, ठीक है। ये इसने किया, ये इसने किया, ये इसने किया, इस टाइप की ये डिवाइस क्या नापती है, ये डिवाइस क्या नापती है, मेजरमेंट ऑफ डिवाइस, इस तरह के बड़े बेसिक फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप पिछले 10 साल के FCAT के पेपर देख लें, दुनिया मार्केट में दुनिया भर की बुक्स पब्लिकेशन है, वेदर वो अरिहंत पब्लिकेशन की हो, दिशा पब्लिकेशन की हो, और भी एक दो पब्लिकेशन हैं, उनकी आप प्रीवियस ईयर की एक बार बुक पक्का देखें और उसमें से जनरल स्टडीज के क्वेश्चन पक्का देख के जाए। रिसेंटली जो भी कमीशन वगैरह चल रहे होते हैं, जैसे कभी फाइनेंस कमीशन चल रहा है, कभी OROP चलता था उस टाइम पे, तो अलग अलग कमीशन चलते हैं, उनके चेयरमैन वगैरह, इस तरह की चीज़ें ये लोग काफ़ी बहुत जनरल स्टडीज में क्वेश्चन पुटअप करते रहते हैं। अवार्ड्स वगैरह चलो करंट अफेयर का पार्ट हो जाएगा। ये देखिए, व्हाट अबाउट करंट अफेयर्स? करंट अफेयर जो है, मैं जो मानता हूँ कि ये एक FCAT का बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है। यहाँ पर इनके लिमिटेड सेट्स ऑफ जोन्स हैं पूछने के। सबसे पहला एक तो ये पूछते हैं अवार्ड्स में एक इनका हमेशा का रहता है, वो है नेशनल फिल्म अवार्ड। नेशनल फिल्म अवार्ड में एक्ट्रेस और डायरेक्टर, ठीक है, कभी कभार सिंगर वगैरह, डायरेक्टर वगैरह पूछ लेंगे। बेस्ट फिल्म कौन सी होगी, एक तो नेशनल फिल्म अवार्ड पूछ लेते हैं। दूसरा इनका ऑस्कर बड़ा एक फेवरेट रहता है, कभी ये ऑस्कर से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तीसरा अवार्ड में ये एक जाते हैं अपना, आपका ये जो कुछ वैसे अवार्ड होते हैं जैसे ज्ञानपीठ अवार्ड हो गया या ऑस्ट्रेलियन हाईएस्ट ऑनर हो गया, इस तरह के अवार्ड्स के ऊपर इनका बड़ा फोकस रहता है, बड़ा प्राइम फोकस रहता है अवार्ड्स के ऊपर। तो अवार्ड्स तो आप करके जाइए, आपको FCAT में गारंटी 1 या 2 क्वेश्चन वहाँ देखने को मिलेंगे। सेकंड जो आपका करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है वो रहता है स्पोर्ट्स में मेनली आप चाहे बैडमिंटन ले लीजिए, टेनिस ले लीजिए, क्रिकेट ले लीजिए, इन 3-4 स्पोर्ट्स को तो ऐसे पकड़ लेते हैं। हमारे टाइम पे तो टेनिस के इतने क्वेश्चन आते थे, हर साल घूम के विंबलडन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, कहीं ना कहीं विनर रनर अप, लोकेशन, कहाँ गेम हो रहे हैं, ये सब 3-4 क्वेश्चन पूछते हैं। विनर के बारे में पूछेंगे, रनर के बारे में पूछेंगे, और गेम का जो फाइनल का जो वेन्यू था वो कहाँ है, इसके बारे में पूछ देंगे। तो बड़े लिमिटेड सेट ऑफ क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं, ठीक है। दूसरा ये कमीशंस के बारे में कभी कभार पूछ देते हैं कि भाई ये कमीशन कहाँ है, या होने वाले जो गेम हैं अगले 2024 में गेम होने हैं, 28 में गेम होने हैं, या कहाँ होने वाले हैं, 2018 में कहाँ हुए थे। और एक तो ये पूछते हैं। दूसरा, आप लोगों ने देखा होगा इंडिया के अंदर बड़े नेशनल गेम्स होते रहते हैं। नेशनल गेम्स के बहुत सारे मैस्कॉट होते हैं। मैस्कॉट माने वो सिंबल होते हैं, जैसे ICC 2011 वर्ल्ड कप में वो उनका वो एलिफेंट था मैस्कॉट में, कभी टिकोर बना देते हैं, कभी कुछ बना देते हैं। तो अलग अलग मैस्कॉट होते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का कंगारू है, तो अलग अलग मैस्कॉट होते हैं। कभी कभी मैस्कॉट्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई इसका मैस्कॉट कौन है, इसका मैस्कॉट कौन है। तो इस तरह के क्वेश्चन करंट अफेयर्स के ऊपर ये जोन रहती है जहाँ से क्वेश्चन हर बार आते हैं। एक अवार्ड्स में दादा साहब फाल्के अवार्ड, ये तो कंसेक्यूटिवली बहुत बार पूछते हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड। तो बड़े प्रेडिक्टेबल पेपर है, ऐसा नहीं है कि पेपर बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है और आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज फेस होने वाले हैं। अगर आप प्रॉपर स्ट्रैटेजीज बनाएं, अगर आपका इन 4-5 में से एक सब्जेक्ट वीक है तो कोई बात नहीं, आप बाकी अदर में पुशअप कर सकते हैं, ठीक है।
तो केक वो रहता है, इतना भी ऐसा भी नहीं है कि नंबर बिल्कुल बनते नहीं है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ जो बच्चा मिलिट्री रीजनिंग नहीं बना पाता वो कभी एफकैट नहीं निकाल सकता, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। हाउ टू टैकल रीजनिंग एंड स्पेशली मिलिट्री रीजनिंग। देखिए एक तो आती है नॉर्मल रीजनिंग। नॉर्मल रीजनिंग मतलब दिस इज टू दिस, दिस इज टू दिस, पिक आउट द ऑड वन। और एक वो होती है वेन डायग्राम वाली जो होती है, ठीक है, उसमें ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर, ऑल डॉक्टर्स आर दिस दिस दिस। एक तो वो रीजनिंग होती है, बहुत ईजी होती है, वहाँ पर बच्चे काफ़ी अच्छे नंबर बना लेते हैं। ऐसे वो सर्कल वाली होती है जिसमें रिलेशन निकालना होता है, जैसे ह्यूमन, जैसे अब मैंने आपको एग्जांपल दे दिया ह्यूमन, मेल और फीमेल, और कब 4 ऑप्शन दूंगा तो ह्यूमन सारे ह्यूमन होते हैं, ठीक है, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, मिक्सअप हो नहीं सकते। तो इस तरह का इसको डायग्राम शूट करेगा। ऐसे आपको 4 डायग्राम देंगे। तो ऐसे एक तो ये वाले क्वेश्चन 5 क्वेश्चन तो इसके आते हैं, 5 3 15 मार्क्स तो ये हो गए। एक आता है दिस इज टू दिस, तो दिस इज टू ऐसा आ जाएगा। जैसे इसकी स्टडी को ये बोलते हैं तो इसकी स्टडी को क्या बोलेंगे, ऐसे बड़े। एक तो ये वाली रीजनिंग आती है। अगली जो रीजनिंग आती है वो आती है पिक आउट द ऑड वन। जैसे 4 कंट्रीज़ के नाम लिखेंगे, हो सकता है उसमें से एक कंट्री पूरी कॉन्टिनेंट हो। हमारा आया था हमारे टाइम पे इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान और 1-2 कंट्री मान लें कतर, और उसके बाद लिख लिया ऑस्ट्रेलिया। तो बाकी सारी कंट्रीज़ प्रॉपर कंट्रीज़ है, लेकिन एक ऑस्ट्रेलिया ऐसी जो कंट्री के साथ साथ कॉन्टिनेंट भी है पूरा का पूरा। तो पिक आउट द ऑड वन में कभी ऐसा आता है 4 स्पोर्ट्स पर्सन के नाम लिख देगा, तीनों एक फील्ड के होंगे, एक अलग फील्ड का होगा। तो एक ऐसा क्वेश्चन भी, ऐसे वाले रीजनिंग भी आते हैं 3-4, है ना। मेन होती है मिलिट्री रीजनिंग। मिलिट्री रीजनिंग के लगभग 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। उसमें आपको पैटर्न दिए होते हैं, पहला पैटर्न या दूसरा पैटर्न या तीसरा पैटर्न, या काफ़ी इजी रहती है। 1-2 बार प्रैक्टिस पक्का करके जाना प्रीवियस ईयर से, तो काम ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। एक उसमें मिलिट्री रीजनिंग आती है, वो थोड़ा सा बच्चों को ज़रा कंफ्यूज कर देती है। उसमें क्या होता है, ऐसा सर्कल होगा, ऐसा स्क्वायर होगा, और ऐसा एक ट्रायंगल बन रहा होगा, और यहाँ पर एक डॉट बन रहा होगा, और पूछेगा बताओ बेटा 4 ऑप्शन है, इनमें से सिमिलर डॉट किस में। तो आप पहले क्वेश्चन में देखिए कि डॉट कौन सा है। ये डॉट वो है जो ट्रायंगल के अंदर भी आ रहा है, सर्कल के अंदर भी आ रहा है, और स्क्वायर के अंदर भी आ रहा है। तो आप उन 4 ऑप्शन में उसी डॉट को ढूंढिए जो उन तीनों के अंदर आ रहा है। कभी कभार ऑप्शन में ऐसा दिया होगा, एक ये स्क्वायर है, ये सर्कल है, और ये ट्रायंगल, और डॉट सिर्फ और सिर्फ सर्कल के अंदर है। तो आप ऑप्शन में उसी डॉट को ढूंढिए जो सिर्फ सर्कल के अंदर है। इस तरह का एक रीजनिंग आता है। ये बिल्कुल ईजी है, एकदम स्कोरिंग मार्क्स होता है। इसमें बच्चों के एक आधी बहुत मुश्किल से गलत होते हैं, जल्दीबाजी में ऑप्शन हमारे मार दें तो ही गलत होते हैं। तो इन स्ट्रेटजीज को अगर आप फॉलो करें, देखिए मानने की बात यह है कि इंग्लिश थोड़ा सा अलग है एफकैट का। तो अगर आप इंग्लिश में आपका थोड़ा सा हाथ ढीला है तो इट्स नथिंग टू वरी, आपके लिए इतना ज़्यादा डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। जिस तरह से मैंने आपको स्ट्रेटजीज बताई, जो टिप्स मैंने फॉलो किए थे, मैंने वो आपके लिए सजेस्ट कर दिए हैं, और उम्मीद रखता हूँ कि आप भी इसी तरह की अपनी पर्सनलाइज स्ट्रेटजीज हो सकती है। किसी बच्चे की मैथ्स वीक है तो भाई उसकी इंग्लिश अच्छी होगी, तो अगर वो 4 क्वेश्चन मैथ्स में कम कर रहा है तो ही कैन मैच अप, है ना। वो वहाँ से इंग्लिश को वहाँ से उठा सकता है, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये है। हाँ, टाइम डिमांडिंग एग्जाम होता है, ठीक है। अगर आपकी मैथ्स स्लो है तो आपको टाइम नहीं मिलेगा एग्जाम करने का। तो मैं उम्मीद रख रहा हूँ कि मैंने जो आप लोगों को टिप्स दिए, ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे होंगे। एंड आई डू एक्सपेक्ट कि आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने सेशन भी पक्का दें। आप लोगों ने अगर एफकैट क्लियर किया तो आप लोगों ने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की थी। एंड प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट योर feedback so that we can make our next video on the particular topic. Thank you. Jai Hind.